जैसा कि आप लोग देखे होंगे, ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और इसमें मैंने 250 क्वेश्चन को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वीडियोस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाके आप स्टार्टिंग से वीडियोस देख सकते हैं। जो हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, उसमें मैंने जो पीछे पुराने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, वही आगे क्वेश्चन फिर से कहीं न कहीं रिपीट होंगे या उन्हीं लॉजिक्स के साथ यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना होगा। तो आप एक तरफ से सारे के सारे वीडियोस देखते जाएँगे तो आपके आने वाले वीडियोस में और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है? तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट डज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू? जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट, ये क्या करेगा? तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता होगा कि डेट टाइम एक क्या होता है, एक मॉड्यूल होता है और इस मॉड्यूल को इसमें इंपोर्ट किया जा रहा है और उसी में ही एक डेट टाइम डॉट टुडे मतलब फंक्शन होता है, जो क्या करता है करंट डेट बताता है और उस करंट डेट का हमको क्या चाहिए? ईयर चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी वाले में कि डिस्प्ले करंट ईयर, मतलब ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो ये क्या बताएगा? यहाँ पे करंट ईयर क्या है वो बताएगा। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे जो आउटपुट जो स्टेटमेंट लिखा है इसका आउटपुट बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे परसेंट एस जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है तो वहाँ वहाँ पे इस ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी रहती है उसको हम वहाँ पे पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे एक जगह परसेंट एस लिखा है और दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे परसेंट एस लिखा है। तो पहले परसेंट एस के पास में यहाँ पे पहले वाली वैल्यू आ जाएगी जो कॉमा से सेपरेट हो रही है और दूसरे वाले परसेंट एस के पास से यहाँ पे दूसरी वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये? यहाँ पे बन जाएगा पाइथन और यहाँ पे एमसीक्यू ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो एमसीक्यू यहाँ पे कैपिटल में लिखा है पाइथन एमसीक्यू और टेस्ट यहाँ पे दूसरे वाले परसेंटेज के बगल में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? तो सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे x में एक स्ट्रिंग की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे कह रहा है कि x डॉट टाइटल। तो जो टाइटल फंक्शन होता है ये क्या करता है कि जो स्ट्रिंग होती है उसके हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल में कर देता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जो एक वर्ड जैसे पाइथन लिखा है तो पाइथन का पी कैपिटल हो जाएगा, जॉब का यहाँ पे जे कैपिटल हो जाएगा और आई का इंटरव्यू का आई कैपिटल हो जाएगा। तो टाइटल जो फंक्शन होता है वो हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर देता है। ठीक है? तो स्ट्रिंग के जितने सारे आपके फंक्शन होते हैं, आप उनको जो है लर्न करके रखिए, याद करके रखिए कि किसका क्या काम होता है और उसका सिंटैक्स क्या होगा। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे टाइटल क्या करेगा कैपिटल में कन्वर्ट करेगा फर्स्ट लेटर को। तो यहाँ पे देखेंगे तो सी वाले में फर्स्ट लेटर हमको कैपिटल मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इसका आउटपुट क्या आएगा? तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्स एक स्ट्रिंग है, उसमें जो वैल्यू रखी हुई है वो क्या है? इंटरव्यू। ठीक है? तो इंटरव्यू एक स्ट्रिंग होगी और इसमें प्रिंट कर रहा है एक्स डॉट रिप्लेस। तो रिप्लेस किसको करना है? तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला जो यहाँ पे आर्गुमेंट दिया हुआ है ये बता रहा है कि ओल्ड कैरेक्टर। ओल्ड कैरेक्टर का मतलब हो गया कि जो स्ट्रिंग है उसमें किसको रिप्लेस करना है और जो दूसरा वाला यहाँ पे कॉमा करके लिखा हुआ है वो है न्यू कैरेक्टर। न्यू कैरेक्टर का मतलब हो गया कि उसकी जगह पे क्या रिप्लेस होगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्स हमारी क्या है? इंटरव्यू एक स्ट्रिंग है, उसमें रिप्लेस करना है किसको? ई को स्पेस के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है? ई को स्पेस के साथ जब रिप्लेस करेंगे तो जैसे एक वर्ड यहाँ पे हमारा ई मिल रहा है तो यहाँ पे स्पेस हो जाएगा और एक लेटर हमारा यहाँ पे मिल रहा है ई तो यहाँ पे भी स्पेस हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे फोर्थ वाले में तो अगर यहाँ पे ई लिखा होता तो इंटरव्यू और इस तरीके से बन जाता ना। तो यहाँ पे ई को हटा दिया, यहाँ पे ई को हटा के स्पेस कर दिया तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा डी वाला होगा। ठीक है? और यहाँ पे देखेंगे तो आप मैंने कुछ पिक्चर ये पिक्चर क्लिक करके लगाई हुई है। तो इसमें जो भी स्ट्रिंग के मतलब कॉमनली यूज होते हैं फंक्शन उसको मैंने यहाँ पे एक सीरियल वे में लिख के रखा हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ये जो है एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग के साथ अगर हम ये सारे फंक्शन यूज करते हैं तो यहाँ पे उसका आउटपुट क्या आएगा? तो आइए जल्दी से इसको देख लेते हैं कि क्या है। और अगर आप लोग जो है नोट्स बनाए होंगे तो उसमें नोट्स में ये कहीं न कहीं आप लोगों ने लिखा होगा। अगर नहीं लिखे हुए हैं तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जैसे जो कैपिटलाइज़ फंक्शन है तो कैपिटलाइज़ क्या करता है कि जो स्ट्रिंग दी होती है उसके पहले लेटर को कैपिटल में कर देता है और बाकी सारे स्ट्रिंग को स्मॉल में कर देता है। तो इसका 2 काम है। ठीक है? कैपिटलाइज़ फंक्शन का 2 काम होगा। क्या? कि जो भी स्ट्रिंग होगी
उस स्ट्रिंग के पहले लेटर को कैपिटल कर देना, बाकी सबको स्मॉल कर देना, ठीक है। तो ये जो है कैपिटलाइज फंक्शन का काम हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है, डॉट लोअर। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हेलो स्ट्रिंग जो लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा कैपिटल में लेटर में लिखा हुआ है। अब जब हम यहाँ पे डॉट लोअर यूज करेंगे तो उसको क्या कर देगा, स्मॉल लेटर में कर देगा, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे अगले वाले में, तो यहाँ पे जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है ये स्मॉल लेटर में लिखा है, और इसको अगर हम यहाँ पे डॉट अपर करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, ये कैपिटल लेटर में कर देगा, ठीक है। फिर अगला जो है यहाँ पे पाइथन लिखा है, तो पाइथन डॉट सेंटर। अब यहाँ पे देखेंगे तो पहला लिखा हुआ है 10, और यहाँ पे दूसरा लिखा है एस्ट्रिक। तो इसका मतलब है कि सेंटर में पाइथन हमारा रहेगा। जैसे यहाँ पे सेंटर में अगर हम पाइथन लिख दें, तो इसके आगे और पीछे मिला के हमको 10 लेटर्स कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे वो लेटर्स किससे फिल होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एस्ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार आगे एस्ट्रिक लगा दिया और 2 बार पीछे एस्ट्रिक लगा दिया, तो 10 लेटर्स ये क्या हो रहे होंगे, कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सेंटर फंक्शन का यूज किया जाता है। अगला देखेंगे तो यहाँ पे हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग दी है, डॉट काउंट कर रहा है किसको, एल को। तो एल को जब हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे एल कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3, 3 बार यहाँ पे एल आ रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख के आ रहा है। फिर इसी तरीके से अगले वाले वर्ड में देखेंगे तो हेलो वर्ड डॉट इंडेक्स ओ। अब यहाँ पे पूछ रहा है, जो इंडेक्स फंक्शन होता है ये क्या करता है, जो लेटर हम इसको यहाँ पे देंगे, इस लेटर पे इंडेक्स कौन सा है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो उस स्ट्रिंग का, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने हेलो, तो हेलो जो स्ट्रिंग लिखी हुई है इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इस तरीके से ना, ये आपको पता होगा स्ट्रिंग में। तो जब हम स्ट्रिंग स्टार्ट करते हैं 0 इंडेक्स से, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ओ का इंडेक्स क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहली बार जब यहाँ पे स्ट्रिंग हेलो मिल रही है तो उसमें ओ का इंडेक्स क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 4 इंडेक्स मिल रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर 4 होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगले वाले फंक्शन में देखेंगे तो फाइंड है, तो फाइंड किसको कर रहा है, तो ओ आर। तो देखेंगे पूरे में तो ओ आर कहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है। तो जब हम इसकी इंडेक्सिंग काउंट करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, और ये स्पेस भी इसमें काउंट होगा तो 5 हो जाएगा, 6 7। तो यहाँ पे देखेंगे तो ओ आर जो लिखा है उसका ओ लेटर वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 7 इंडेक्स से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 7। फिर एक डेट दी गई है, उस डेट में देखेंगे तो डॉट रिप्लेस कर रहा है। जैसे यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन भी यूज किया था ना, तो मैंने बताया यहाँ पे ओल्ड कैरेक्टर होगा पहले और उसके बाद न्यू कैरेक्टर। तो यहाँ पे देखेंगे तो रिप्लेस किससे करना है, तो यहाँ पे किसको रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश को रिप्लेस करना है, और किसके साथ रिप्लेस करना है, तो करना है डैश के साथ। तो देखेंगे तो यहाँ पे इस डेट में जहां जहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ था, वहां वहां पे क्या आ गया, वहां पे डैश आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आउटपुट हो जाएगा। स्प्लिट क्या करता है, जहां जहां पे ये सिंबल मिलेगा, मतलब ये जहां जहां पे हमारा फॉरवर्ड स्लैश मिल रहा है वहां वहां से कॉमा के साथ सेपरेट करके एक लिस्ट बना देता है। तो ये काफी पूछा गया एग्जाम में आपके, स्प्लिट कि स्प्लिट क्या करता है। तो एक लिस्ट वैल्यू मतलब यहाँ पे लिस्ट वैल्यू में ये सारी वैल्यू आएंगी, और जो सेपरेटर यहाँ पे यूज करेंगे उससे उसकी वैल्यू को क्या करेगा, सेपरेट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो यहाँ पे ABC 1 2 3 लिखा है, एक स्ट्रिंग। इसमें कह रहा है इज ऑल नम। आप लोग बताइए इस फंक्शन का काम क्या होता है, इज ऑल नम। अब यहाँ पे कुछ लोगों के समझ में आएगा कि इज ऑल नम का मतलब हो गया कि सारा का सारा नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इज ऑल नम का मतलब है कि ऑल मतलब हो गया कि अल्फाबेट, ऑल नम का मतलब क्या है, अल्फाबेट, ठीक है। और नम का मतलब क्या है, नंबर। मतलब या तो अल्फाबेट हो या तो नंबर हो या दोनों हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो स्ट्रिंग दी गई है, तो इज ऑल नम इसका मतलब क्या, इसमें जो है अल्फाबेट और नंबर है। तो हाँ, यहाँ पे अल्फाबेट और नंबर है तो इसलिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है, ठीक है। देखिए इज वाले से जो स्टार्ट होंगे फंक्शन, उसमें क्या होगा कि वहाँ पे उसकी वैल्यू ट्रू फॉल्स में ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इज ऑल नम यानी कि ये सारे अल्फाबेट और नंबर हैं तो यहाँ पे ट्रू हो जा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई स्ट्रिंग इस तरीके से दी होती, ABC 1 2 3, यहाँ पे एट द रेट लगा देता, तो ये फिर फंक्शन क्या बताता इज ऑल नम में, तो ये बताता फॉल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे अल्फाबेट और नंबर ही नहीं है, इसके साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंबल भी आ जा रहा है। तो सिंबल तो हमारा इज ऑल नम में तो आएगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर अगले वाले फंक्शन को देखेंगे तो 1 2 3 लिखा है। अब यहाँ पे चेक कर रहा है क्या ये सारे के सारे न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, तो हाँ यहाँ पे न्यूमेरिक है ये, तो जब न्यूमेरिक होगा तो यहाँ पे ये बताएगा ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन ट्रू हो जाएगा ये। नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो हेलो वर्ड डॉट इज लोअर। इज लोअर अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि चेक कर रहा है कि क्या सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में है।
तो यहाँ पे जब इसको चेक करेंगे तो सारे के सारे क्या है, स्मॉल लेटर में है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बताएगा ये, यहाँ पे इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगले वाले में देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड कैपिटल में लिखा है, इसको चेक कर रहा है क्या ये इज अपर है, मतलब सारे के सारे अपर केस में है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो अपर केस में है, तो इसका भी आंसर यहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो ये सारे के सारे मतलब आपके मोस्टली फंक्शन यूज होते हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारे फंक्शन अगर आप याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्ट्रिंग के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई प्रोग्राम बनाने के लिए आपको नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं और कौन से फंक्शन का क्या यूज है। ठीक है, आउटपुट के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एक एक्स में स्ट्रिंग लिखी हुई है और उसको चेक कर रहा है क्या एंड्स विद और स्टार्ट्स विद, एक दो फंक्शन होते हैं ये, स्टार्ट्स विद और एंड्स विद। ठीक है, स्टार्ट्स विद और एंड्स विद, तो इसके ब्रैकेट के बीच में जो भी यहाँ पे लेटर लिखा जाएगा या जो स्ट्रिंग लिखी जाएगी, तो उसको चेक करता है क्या उससे वो स्टार्ट हो रहा है, या जो लेटर यहाँ पे लिखा जाएगा क्या उससे वो एंड हो रहा है। ये चेक करके ये भी वैल्यू हमारी किसमें बताएगा, तो या तो ट्रू होगा या तो यहाँ पे फॉल्स होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों में इसका आंसर आएगा। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो एक्स डॉट एंड्स विद यूज किया जा रहा है और कह रहा है कि क्या एन से ये स्ट्रिंग एंड हो रही है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो हाँ, एन लास्ट में तो आ रहा है। और ये भी ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे कैपिटल एन लिखा होगा तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल एन से थोड़ी ना वहाँ पे एंड हो रहा है। तो यहाँ पे जो है स्मॉल एन से एंड हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सी वाला करेक्ट होगा। और अगर यहाँ पे कैपिटल एन होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, वो फॉल्स होता। और ऐसे ही अगर स्टार्ट्स विद पूछता कि क्या स्टार्ट हो रहा है पाई से, तो हाँ, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है पाई से। अगर यहाँ पे पाई जो है स्मॉल लेटर में लिखा होता तो यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है कि व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है ये क्या कर रहा है। तो ये फाइल हैंडलिंग वाले चैप्टर का जो है क्वेश्चन है। तो आप लोग फाइल हैंडलिंग पढ़े होंगे, तो उसमें फाइल हैंडलिंग के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तीन टाइप की फाइलें होती है। तो एक फाइल होती है हमारी टेक्स्ट फाइल, एक होती है टेक्स्ट फाइल जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट टी एक्स टी होता है, डॉट टी एक्स टी। और एक आपने पढ़ा होगा बाइनरी फाइल, तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो डॉट बैट होता है, डॉट बैट। ठीक, और एक होती है हमारी सीएसवी फाइल। तो जो तीसरी फाइल है सीएसवी, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट सीएसवी। ठीक है, तो एक्सटेंशन आपसे पूछ सकता है कि किस वाले फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, तो ये तो एक्सटेंशन की बात हो गई। और इसी के साथ जब ये ओपन फंक्शन यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ओपन फंक्शन में यहाँ पे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे पहले लिखा जाता है फाइल नेम, कि जब फाइल बनेगी या फाइल ओपन होगी तो ओपन होने वाली फाइल का नाम क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा करके जो लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मोड, कि किस मोड में उस फाइल को ओपन करना है। तो ये दो चीजें हम हमको यहाँ पे लिखनी पड़ती है। तो जैसे ये फंक्शन जब हम लिख रहे हैं यहाँ पे x इक्वल टू ओपन पाइथन डॉट सी एस वी, यहाँ पे डॉट होगा, तो ये कौन से टाइप की फाइल है, तो ये हमारी CSV फाइल है। ठीक है, डॉट CSV लगा है तो इसका मतलब CSV फाइल है। उसके बाद मोड दिया है ए, तो जो ए मोड है तो ये बता रहा है कि अपेंड मोड है। तो देखेंगे यहाँ पे तो आप इसमें जो ये पिक्चर मैंने यहाँ पे पीपीटी में अटैच की हुई है, तो इसमें क्या किया जा रहा है, तो टेक्स्ट फाइल के मोड लिखे हुए हैं और बाइनरी फाइल के मोड लिखे हुए हैं। तो टेक्स्ट वाली फाइल के ही मोड हम लोग CSV में भी यूज करते हैं। जो टेक्स्ट वाली फाइल है उसके मोड जो दिए हैं वही यहाँ पे CSV में भी यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सारे के सारे जैसे मोड जो दिए गए हैं, तो यहाँ पे आर में देखेंगे तो आर में कह रहा है रीड ओनली, मतलब अगर हम आर मोड यूज करेंगे तो वहाँ पे क्या करेगा, वो फाइल को रीड करेगा। और अगर बाइनरी में यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आर भी यूज कर लेंगे। तो जो सारे टेक्स्ट फाइल वाले हमारे यहाँ पे मोड दिए गए हैं उसी में ही देखेंगे तो यहाँ पे एंड में केवल बी ऐड हो गया है बस। यहाँ पे देखेंगे तो बी ऐड हो गया है, तो वो क्या हो जाएगा, बाइनरी वाले फाइल का मोड हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपके पास बी नहीं लगा है तो वहाँ पे वो सारे के सारे हमारे टेक्स्ट फाइल या सीएसवी फाइल के मोड होंगे। तो ये डिस्क्रिप्शन याद रखिएगा और इसके मोड याद रखिएगा कि कौन से वाले से क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे आर से रीड ओनली, और यहाँ पे दूसरा वाला जो है वो डब्लू है। तो डब्लू का मतलब है कि यहाँ पे फाइल को राइट करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो फाइल को राइट करने से पहले पहले उसको तो बनाना होगा ना फाइल को। तो ये दो काम करेगा, फाइल को क्रिएट करेगा, अगर फाइल नहीं बनी होगी तो क्रिएट करेगा, फिर उसके बाद उसमें
राइट करेगा, ठीक है? और अगर मान लीजिए फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, तो उसमें क्या कर देगा? ओवरराइट। ओवरराइट का मतलब हो गया कि जो उसमें डेटा पहले से लिखा हुआ है, उसको रिमूव करके यहाँ पे दोबारा कंटेंट को लिख देगा, ठीक है? तो ये डब्लू मोड का फीचर होता है ये। अगर कोई फाइल बनी हुई है, तो उसको ओवरराइट कर देगा। अगर कोई फाइल नहीं बनी हुई है, तो उसको बना के तब उसमें राइट करेगा, ठीक है? तो ये राइट ओनली का काम हो गया। फिर अगले वाले में देखेंगे तो यहाँ पे ए मोड यूज हो रहा है। तो ए मोड का काम क्या होता है? अपेंड। अपेंड का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई फाइल हमारे पास पहले से बनी हुई है और इस फाइल में तीन चार लाइनें पहले से लिखी हुई हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे अगर डब्लू मोड यूज करेंगे तो ये क्या करेगा? इन चारों लाइन को हटा के दोबारा इसमें नया डेटा डाल देगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो जितनी लाइनें लिखी हुई हैं उसके बाद हमारे लेटर्स या लाइन्स यहाँ पे लिखी होनी चाहिए, तब उसके लिए हम लोग अपेंड यूज करेंगे। अपेंड का काम सिर्फ इतना है कि जो डेटा पहले से पड़ा हुआ है वो पड़ा रहेगा, उसके आगे नेक्स्ट डेटा यहाँ पे क्या करेगा? ऐड कर देगा, ठीक है? तो चाहे टेक्स्ट फाइल, सीएसवी फाइल हो या बाइनरी फाइल हो, तो जो मोड यहाँ पे इसके दिए गए हैं, इसको जब हम यूज करेंगे तो डेटा को अपेंड कर देगा, ठीक है? नेक्स्ट वाले में देखेंगे मोड तो आर प्लस है। तो आर प्लस का देखेंगे तो रीड और राइट दिया है। तो रीड और राइट का मतलब अगर आर प्लस यूज कर रहे हैं तो पहले उसको फाइल को रीड करेगा, फिर उसके बाद राइट करेगा। और इसी में बाइनरी वाले में देखेंगे तो इसके लिए आरबी प्लस दिया हुआ है, ठीक है? फिर नेक्स्ट वाले को देखेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू प्लस है। इसका काम क्या है? तो राइट एंड रीड। जैसे अगर आप फाइल ओपन करते हैं तो या तो फाइल को क्या करेंगे? रीड करेंगे, फिर उसमें लिखेंगे, या तो आप जो है उसमें पहले राइट करेंगे फिर उसके बाद रीड करेंगे। तो ये सारे काम आपके मोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे होंगे। फिर अगला वाला देखेंगे तो यहाँ पे ए प्लस दिया हुआ है। तो ए प्लस में अब राइट और अपेंड, है ना, दोनों करेगा। यहाँ पे ये रीड लिखा हुआ है तो राइट और यहाँ पे क्या करेगा? ये अपेंड करेगा, ठीक है? राइट और अपेंड। राइट और अपेंड का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई फाइल हमारे पास बनी होगी तो उसमें अपेंड कर देगा, और नहीं बनी होगी तो बना के उसमें राइट करेगा, ठीक है? चलिए, इस तरीके से तो ये 250 क्वेश्चन वाले का आपको डिटेल में आंसर मिल गया होगा। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? तो देखेंगे तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ओपन और क्रिएट, यहाँ पे जैसे टेक्स्ट फाइल सब जगह लिखा है तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल नहीं होगी, सीएसवी फाइल होगी। सीएसवी फाइल क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे इसका एक्सटेंशन क्या है? डॉट सीएसवी है, ठीक है? तो जब यहाँ पे देखेंगे तो ओपन और क्रिएट आर सीएसवी फाइल नेम पाइथन डॉट सीएसवी टू अपेंड, ठीक है? यहाँ पे तो ये हमारा करेक्ट जो ऑप्शन मिल रहा है इसमें ये बी होगा, क्योंकि यहाँ पे आप ओपन करेगा या जो है उसमें क्रिएट करेगा, है ना? तो कौन से फाइल में राइट करना है? तो इसको पाइथन डॉट सीएसवी में करना है, तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन हमारा बी वाला होगा। राइट हमको करना नहीं है केवल, क्योंकि ए मोड है तो राइट मोड के लिए तो ओपन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है रीड के लिए यूज किया जाएगा, तो रीड भी नहीं हो रहा है। जो ए मोड होता है वो अपेंड करने के लिए होता है, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है कि ओपन अ न्यू फाइल, तो नई फाइल कभी ओपन करके ये जो है अपेंड नहीं करता है। अगर फाइल बनी होगी तो उसको क्या करेगा? उसमें अपेंड कर देगा, लेकिन अगर फाइल नहीं बनी होगी तब उसको क्या करेगा? वहाँ पे बना के तब अपेंड करेगा। तो ज़्यादा हमारा एफिशिएंट जो ऑप्शन है वो क्या है? बी वाला है, ठीक है? और ये मोड आप लोग याद रखिएगा कि कौन से वाले के लिए कौन सा मोड यूज़ किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू? यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ पे अगला वाला भी क्वेश्चन मोड से ही रिलेटेड पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया मैंने कि तीन टाइप की फाइलें होती हैं। तो पाइथन डॉट बैट लिखा है, इसका मतलब कौन सी टाइप की फाइल है? तो ये हमारी बाइनरी फाइल है। कौन सी फाइल है? बाइनरी। और बाइनरी फाइल में जो डब्लू लिखा है तो डब्लू मोड का काम क्या होता है? तो डेटा को राइट करने का काम होता है। और बी इसलिए लगा है क्योंकि ये बाइनरी मोड है, ठीक है? तो बाइनरी में राइट मोड का काम हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ओपन और क्रिएट्स अ बाइनरी फाइल नेम्ड विद बैट टू राइट। यहाँ पे देखेंगे तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ओपन करेगा और उसको ओपन करेगा या क्रिएट करेगा बाइनरी फाइल को, और वहाँ पे क्या करेगा? राइट करने के लिए मोड यूज किया जा रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि कह रहा है कि यहाँ पे जो फाइल होगी या तो ओपन करेगा या तो क्रिएट करेगा। तो अगर पहले से बनी होगी तो ओपन करके उसमें डायरेक्ट राइट कर देगा। अगर मान लीजिए नहीं बनी है तो पहले क्रिएट करेगा फिर उसके बाद उसमें राइट करेगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है? अब देखिए डब्ल्यू बी मोड का काम क्या होता है? राइट करने का, तो अपेंड वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर अगले वाले में कह रहा है रीड करने के लिए, तो रीड भी नहीं होगा। फिर अगले वाले में कह रहा है कि राइट करेगा, तो राइट तो होता है, लेकिन अगर मान लीजिए फाइल ऑलरेडी बनी हुई है तो वहाँ पे जो है उसमें राइट करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए फाइल नहीं बनी होगी तो
तो ये फाइल को बनाना भी तो पड़ेगा, यहाँ पे क्रिएट भी तो करना पड़ेगा, तभी तो जाके वो फाइल में राइट कर पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन जो है अधूरा है, तो इस वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए जैसे कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ एरर इज शोन व्हेन यू यूज अ वेरिएबल विदाउट असाइनिंग एन इनिशियल वैल्यू। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको समझिए। कह रहा है कि अगर हम जैसे लिखते हैं a इक्वल टू ए प्लस 10, तो a की वैल्यू हमारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन उसको हम ऐड कर रहे हैं 10 के साथ, तो ये कैसे वैल्यू ऐड कर देगा। तो इसी को पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन से टाइप की एरर आएगी। तो जब a की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड ही एरर तो आएगी, क्योंकि a की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो किसके साथ ऐड कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट वाला क्या होगा, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी वाला होगा। और एरर इधर मैंने यहाँ पे जो ये अटैच किया हुआ है पिक्चर, इसमें देखेंगे तो ये अलग अलग टाइप की एरर दी गई हैं। इनको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन सी टाइप की एरर होती है, और वो किस पर्पस के लिए, मतलब क्या हम गलतियां करते हैं तब जाके वो एरर यहाँ पे दिखाई देती है। तो उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे ये जो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो ये कौन से टाइप का आपका है डेटा टाइप, तो ये लिस्ट टाइप का है। ठीक है, ये क्या है, लिस्ट है। तो लिस्ट में आपको पता होगा कि इंडेक्सिंग होती है। तो ये जैसे जीरो इंडेक्स पे है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टोटल एलिमेंट्स कितने, अगर मान लीजिए लेंथ आपसे पूछता है कि एलियन ऑफ ए कितना है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, 10 बताएंगे। ठीक है, तो इसमें ये जो चीज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइसिंग। इसको बोलते हैं स्लाइसिंग। ठीक है, तो स्लाइसिंग में जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 1 से लेके 5 तक की वैल्यू निकालिए। तो 1 से लेके 5 तक निकालेंगे, तो जैसे यहाँ पे जब हम स्लाइसिंग करते हैं, तो ए में सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया जाता है, स्टार्ट इंडेक्स। और दूसरा क्या दिया दिया जाता है, तो ये एंड इंडेक्स होता है, और एंड इंडेक्स -1 हमेशा चलता है। और ये तीसरी वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है स्टेप वैल्यू। ठीक है, तो स्टार्ट दिया है, एंड दिया है, दो ही वैल्यू दी है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ए में 1 दिया है और 5 दिया हुआ है। तो 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक यहाँ पे चलेगा, तो एंड वाली वैल्यू से एक कम तक चलेगा, यानी कि 5 -1 4 तक चलेगा। तो 1 से लेके 4 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या-क्या हैं? तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 4 यहाँ तक चल रहा है। तो 3 5 7 9। तो इस वाले पहले वाले का जो आंसर आ रहा है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, 3 4 7 3 5 7 9। ठीक है, ये पहले वाले लिस्ट में आ गया। दूसरे वाले में जो दिया है 3 से स्टार्ट हो रहा है और 17 तक जा रहा है। तो जैसे 3 लिखा है 17 लिखा है, तो 17 -1 तक चलेगा, यानी कि 16 तक। तो यहाँ पे जो देखेंगे तो हमारे पास तो कुल एलिमेंट तो 10 ही तक है ना, 9 तक ही है। तो 3 से जितने भी हैं उतने तक यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 7 से, और 7 से पूरा 19 तक आएगा। तो 7 से यहाँ पे देखेंगे तो 19 तक पूरा का पूरा जो आ रहा है वो सी ऑप्शन में आ रहा है ना। और इधर देखेंगे तो यहाँ पे 3579 भी आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये स्लाइसिंग का क्वेश्चन है, तो एक एक करके इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं इसमें, तो इसको मैं किसी अलग वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक एक्स एम्प्टी लिस्ट दी गई है, और इसमें रेंज में चला रहा है लूप कहाँ तक, 10 तक। तो यहाँ पे जो वैल्यू चल रही है रेंज में, तो इसमें वैल्यू क्या क्या आएगी। अगर आप लोगों ने लूप पढ़ा होगा तो उसमें रेंज पढ़ा था। तो रेंज में अगर हम एक वैल्यू देते हैं, तो वो हमारी वैल्यू होती है एंड वैल्यू। एंड वैल्यू होती है, और एंड वैल्यू से हमेशा एक कम तक चलता है। और अगर मान लीजिए दो वैल्यू दी हुई है हमने, तो एक स्टार्ट वैल्यू होगी और दूसरी क्या होगी, यहाँ पे कॉमा करके एंड वैल्यू होगी। और एंड वैल्यू हमेशा -1 तक चलती है। ठीक है, और अगर मान लीजिए रेंज में तीन वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे रेंज में तीन वैल्यू दी है, तो पहली स्टार्ट वैल्यू होगी, दूसरी क्या होगी एंड वैल्यू -1, और तीसरी क्या होगी स्टेप वैल्यू। जैसे अभी आप स्लाइसिंग में मैंने आपको बताया था, वैसे ही रेंज में होता है, बस यहाँ पे कॉलन की जगह पे यहाँ पे कॉमा लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर, तो यहाँ पे लिखा क्या है, फॉर आई इन रेंज एन। तो जो ये यहाँ पे रेंज स्टार्ट हो रही है, तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी,
तो ये 9 तक चलेगी, क्योंकि एंड वैल्यू जो दी है 10, तो 10 माइनस 1 तक ही तो चलेगा ना। तो यहाँ पे कहाँ तक चलेगा ये, तो 9 तक। तो आई की जो वैल्यू आएगी वो क्या क्या आएगी, 0 आएगी, फिर उसके बाद 1 आएगी, फिर आई की वैल्यू 2 आएगी, इस तरीके से चलता जाएगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू एक टाइम ऐसा आएगा तो 9 आएगी। तो इसमें क्या कर रहा है कि x हमारे पास एक जो एम्प्टी लिस्ट है, उसमें वैल्यू को अपेंड किया जा रहा है। अपेंड करने का मतलब है कि जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा उसको इस लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास खाली लिस्ट है, तो खाली लिस्ट में जो वैल्यू आ रही है आई की, तो आई की पावर यहाँ पे 2 किया जा रहा है। ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है। कौन सा ऑपरेटर होता है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है कि पावर निकालना। तो जैसे आई की वैल्यू पहली बार तो 0 है, और जब 0 है तो 0 की पावर 2 होगी, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर अब अगले वाले में देखेंगे, जब अगली बार यहाँ पे लूप चलेगी तो आई की वैल्यू कितनी आई, तो आई की वैल्यू 1 आ रही है। तो जब आई की वैल्यू 1 आई तो 1 की पावर क्या हो जाएगी, 2। 1 की पावर 2 का कितना होगा, यहाँ पे 1 ही होगा। नेक्स्ट वाले में आएगी आई की वैल्यू 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, फिर 3 की पावर 2 हो जाएगा, फिर 4 की पावर 2। इस तरीके से चलता जाएगा, तो 9 की पावर एक टाइम आएगा तो 81 आ जाएगा। तो यानी कि हम ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो 1, फिर उसके बाद 4, फिर 9, फिर उसके बाद यहाँ पे 16, इस तरीके से देखेंगे तो 81 तक आना चाहिए। यहाँ पे 81 तक आना चाहिए, तो देखेंगे किसमें ऑप्शन आ रहा है ये। तो 1, 4, 9, 16, 25, 36 यहाँ पे देखेंगे तो 81 तक आ रहा है, और इसमें पूरा का पूरा 100 तक आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 वाले का तो निकलेगा नहीं, है ना। और इसमें दिया है तो 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, और इसमें 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा एंड तक चला नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये वाले का आंसर हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे जैसे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, तीनों की तीनों वैल्यू दी गई है, और इन तीनों की तीनों जो वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रिंट में एक फंक्शन जो पाई दिया गया है, तो पाई फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया जा रहा है। अगर आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा होगा, जो फंक्शन होता है, तो फंक्शन आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, और एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, इसी को फंक्शन को ही मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें जैसे यूजर डिफाइंड जो मेथड होते हैं उसको हम लोग खुद से बनाते हैं, और प्री डिफाइंड जो होते हैं वो ऑलरेडी हमारे पाइथन की लाइब्रेरी में बने होते हैं। ठीक है, तो एक ये जो डेफ लिखा हुआ है, तो डेफ क्या करता है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाता है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, तो तीन यहाँ पे पैरामीटर लिया हुआ है, एक्स, वाई और जेड, तीन पैरामीटर है। तो इनकी वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करके रिटर्न किया जा रहा है। तो देखेंगे तो सबसे पहले बी की वैल्यू आ रही है, फिर उसके बाद सी की वैल्यू, फिर उसके बाद ए की वैल्यू। तो बी की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो 45 है, और सी की वैल्यू है यहाँ पे 10, और ए की वैल्यू कितनी है, 12। तो जब इसको कॉल किया जा रहा है तो एक एक सीक्वेंस वाइज यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, बी वाली सबसे पहले एक्स में जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 45। फिर 10, और सी वाली जो वैल्यू 10 है वो जाएगी वाई में। फिर उसके बाद यहाँ पे जो 12 वाली वैल्यू है वो जाएगी जेड में। तो इस तरीके से सारी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो जेड की वैल्यू कितनी है, 12, और वाई की वैल्यू कितनी है, तो 10, और माइनस क्या है, तो यहाँ पे 45। तो इस तरीके से जब स्टेटमेंट्स को सॉल्व करेंगे, तो 12 इंटू 10 कितना हो गया, 120। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस के साथ 45 कर देंगे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 75। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो जैसे फिर से यहाँ पे देखेंगे तो रेंज मिला। अब रेंज में पहली वैल्यू स्टार्ट वैल्यू हो जाएगी, दूसरी वैल्यू एंड वैल्यू होगी, तो एंड -1 तक चलता है, और तीसरी जो वैल्यू है, तो तीसरी वैल्यू हमारी कौन सी है, स्टेप वैल्यू। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, और 10 - 1 तक चलेंगे, तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी वैल्यू लिख दी। तो कह रहा है कि 0 से स्टार्ट होगा, और 3 के स्टेप पे ये वैल्यूज चलेंगी। तो 0 से स्टार्ट हुआ, इसके बाद तीसरा स्टेप कौन आएगा, 1, 2, 3, यानी कि 3 आया। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप कौन आएगा, तो 0, 1, 1, 2, 3, तो यहाँ तीसरे स्टेप पे फिर 6 आ रहा है। फिर तीसरे स्टेप पे आ रहा है 9। तो ये तीन वैल्यू आएगी हमारे पास, 0, 3, 6 और 9। तो ये तीन वैल्यू हो गई। अब इन तीनों वैल्यू में कह रहा है कि इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो।
तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉमा। यहाँ पे 0, 3 और 6 फिर 9 ये कॉमा से सेपरेटेड वैल्यूज हो जाएंगी। और फिर यहाँ पे ए में इसको असाइन कर दिया, तो यानी कि जो ए नाम का वेरिएबल है वो एक लिस्ट की वैल्यू स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। फिर नीचे वाले स्टेटमेंट पे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि ए में जो वैल्यू है उसको पूरा सम कर दो। तो जो ये सम फंक्शन होता है, तो ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको सबको ऐड कर लेगा। ऐड करने पे देखेंगे तो 9 और 6 कितना हो गया, 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आउटपुट बताना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है। आप ये बताइए कमेंट में सीक्वेंस डेटा टाइप कितने होते हैं, सीक्वेंस डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं या कितने होते हैं। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा सीक्वेंस डेटा टाइप, तो उसमें 4 डेटा टाइप आते हैं। एक हमारा होता है लिस्ट, दूसरा होता है टपल, और तीसरा होता है सेट, और चौथा होता है डिक्शनरी। यहाँ पे क्या होता है, डिक्शनरी, ठीक है। तो ये 4 टाइप के डेटा टाइप होते हैं। तो जो लिस्ट होती है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, टपल होती है तो उसको पैरेंथेसिस में लिखा जाता है, सेट होता है तो कर्ली ब्रैकेट में रहता है। कर्ली ब्रैकेट में यूनिक वैल्यू रखी जाती है, जैसे ये 4, 5, 6 इस तरीके से लिखा है तो ये यूनिक वैल्यू होगी, उसको सेट बोलेंगे। और डिक्शनरी भी हमारी जो है कर्ली ब्रैकेट में होती है, लेकिन यहाँ पे की वैल्यू पेयर फॉर्म में वैल्यूज होती है, मतलब एक की होगी और उसकी एक वैल्यू होगी। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर अगली की होगी, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू होगी। फिर कॉमा लगाएंगे तो की होगी और उसकी वैल्यू होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जब वैल्यूज रखी होती है की वैल्यू पेयर फॉर्म में, तब उसको हम लोग डिक्शनरी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एक जो कॉलन के साथ यहाँ पे वैल्यू सेपरेट हो रही है, तो एक की होगी और इसकी ये वैल्यू होगी। फिर अगली ये की होगी और इसके साथ ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिक्शनरी में एक फंक्शन होता है एम डॉट आइटम्स, ये क्या करता है, तो जो की और वैल्यू होती है उसको यहाँ पे पैरेंथेसिस में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट लगा है वहां पे लग जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस तरीके से आइटम्स का फंक्शन का काम ये होता है कि उसको लिस्ट में कन्वर्ट करो और उसके अंदर जो वैल्यूज है उसको यहाँ पे किस में कर दो, तो पैरेंथेसिस में कर दो। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके का कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एन की वैल्यू जब प्रिंट होगी तो यहाँ पे ये लिस्ट प्रिंट होके आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो देखेंगे तो यहाँ पे फिर से लूप चल रही है, तो रेंज में वैल्यू चल रही है कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। तो एंड वाली वैल्यू से एक कम तक चलेगा, तो यानी कि 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, और 9 तो चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 3 ही बार चलेगा। ये 9 वाला जब हम चलाएंगे तो 9 - 1 तक चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे तो एम की जो वैल्यू आ रही है, तो सबसे पहले एम की वैल्यू यहाँ पे 6 आई, फिर उसके बाद एम की वैल्यू 7 आई, फिर उसके बाद एम की वैल्यू क्या आई, 8 आई है। तो यहाँ पे जब लूप चल रहा है तो यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो m की वैल्यू जब सबसे पहले देखेंगे तो m की वैल्यू 6 आई थी, तो 6 हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद कंडीशन चेक कर रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं m क्या जो c 6 है तो वो क्या 8 के इक्वल है, तो जब ये कंडीशन हम देखेंगे तो यहाँ पे कंडीशन ये क्या हो रही है, तो ये फॉल्स हो रही है कंडीशन। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जा रही है तो ये तो ब्रेक करेगा नहीं अभी। फिर अगले वाले लूप पे जब जाके देखेंगे तो m की वैल्यू कितनी है, 7। फिर 7 को प्रिंट कर देगा। देखिए ये जो लूप होती है ये यहाँ पे जब एंड हो जाता है स्टेटमेंट, तो फिर से यहाँ से चलना स्टार्ट होता है। फिर चलते चलते जब एंड हो जाएगा तो फिर से ऊपर से चलना स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से चलता जाता है बार बार लूप, ठीक है। तो m की वैल्यू जब 6 आई थी तो 6 वाले कंडीशन फॉल्स थी, तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो गया। फिर अगले वाले में देखेंगे 7, तो 7 वाले पे भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी, तो 7 = 8 यहाँ पे फॉल्स है ना कंडीशन, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो रहा है, तो अगली वैल्यू 7 भी प्रिंट हो जाएगा। अगली वाली वैल्यू जो 8 आ रही है, तो यहाँ पे m की वैल्यू पहले 8 प्रिंट करेगा और उसके बाद जाके चेक करेगा कि 8 हमारा = 8 है। हाँ, ये कंडीशन सही है, तो कंडीशन ट्रू है, तो अब क्या करेगा ये, ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने का मतलब है कि पूरा लूप अब टर्मिनेट हो गया, अब इसके आगे लूप नहीं चलेगा। तो वैल्यू क्या क्या मिली हमको, तो वैल्यू मिली हुई यहाँ पे 6, 7, 8। तो 6, 7, 8 कहाँ पे है, तो सी वाले में दिया है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे जैसे आउटपुट बताना है, तो m की वैल्यू फॉल्स, n की वैल्यू ट्रू और o की वैल्यू फॉल्स। तो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड के साथ सारे के सारे स्टेटमेंट हैं।
तो ये जो एंड है वो कौन सा टाइप का ऑपरेटर है? तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड आता है, और आता है, और नॉट। तो ये तीन हमारे ऑपरेटर होते हैं किसमें? लॉजिकल ऑपरेटर में। तो एंड की कंडीशन, और की कंडीशन और नॉट की कंडीशन, ये मैंने तीनों ऑलरेडी बता रखी हुई है। पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है, पूरा लिस्ट बना के बताया था। तो एंड के केस में क्या था कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी, जैसे पहली कंडीशन और उसके बाद दूसरी कंडीशन, ये जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगी तब तक इसका आंसर ट्रू रिटर्न नहीं होगा। तो दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए ट्रू आ रहा है। ठीक है। और वाले में क्या होता है कि चाहे पहली कंडीशन ट्रू हो या दूसरी कंडीशन ट्रू हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू आएगा। नॉट अब हमेशा अपोजिट रिजल्ट देता है। अगर नॉट ट्रू लिखा है तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, और अगर नॉट फॉल्स लिखा है तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है। तो ये मैं पीछे वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखेंगे तो एंड जब लगा हुआ है तो पहली कंडीशन ही अगर यहाँ पे देखेंगे फॉल्स हो गई, तो बाकी कंडीशन भी क्या होंगी, उसकी फॉल्स ही हो जाएगी। अगर इसको चेक करना है आपको तो ऐसे चेक करिए, यहाँ पे फॉल्स, फिर एंड, ट्रू। तो फॉल्स एंड ट्रू का एंड में क्या होता है? फॉल्स ही आता है, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों कंडीशन जब ट्रू रहेगी तभी ट्रू आएगा। फिर उसके बाद एंड में जब चेक करेंगे ओ वाले को, तो ओ वाले में क्या आ रहा है? ओ वाले में देखेंगे तो यहाँ पे भी फॉल्स है, तो फॉल्स और फॉल्स का भी यहाँ पे क्या होगा? तो फॉल्स ही आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो आउटपुट इसमें भी पूछ रहा है, तो आउटपुट क्या आएगा? तो यहाँ पे देखेंगे तो जैसे m की जो वैल्यू दी गई है, वो m की वैल्यू कितनी दी है? तो यहाँ पे 2 दी हुई है। और जब रेंज में चल रहा है तो 3 से स्टार्ट हो रहा है और 15 - 1 तक चलेगा और 5 के स्टेप पे चलेगा। देखिए, जो रेंज मैंने बताई हुई है तो इस रेंज से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो एक अगर आपने क्वेश्चन सही से उसको पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपको आने वाले क्वेश्चन में, मैंने बताया स्टार्टिंग में ही वीडियो में, कि हर एक टाइप के क्वेश्चन आपके जो टॉप मतलब लॉजिकल जो क्वेश्चंस है वो इसी तरीके से ही रहेंगे, है ना? तो रेंज में यहाँ पे ये स्टार्ट वैल्यू है, और ये एंड वैल्यू है, तो एंड -1 तक चलेगा, और ये स्टेप वैल्यू है तो स्टेप वैल्यू तक ये एक एक करके बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो 3 से स्टार्ट किया, उसके बाद जब यहाँ पे आगे चलाते जाएंगे लूप, तो यहाँ पे कहाँ तक चलेगा? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब 14 तक क्यों चला? क्योंकि यहाँ पे 15 - 1 तक चलेगा। ठीक है। तो स्टार्ट हो रहा है 3 से, और इसके पांचवें स्टेप पे वैल्यू कौन सी आ रही थी? 1 2 3 4 5। पांचवा स्टेप पे वैल्यू कौन सी आ रही है? यहाँ पे वैल्यू आ रही है 8। तो ये हो गया। अगले पांचवें पे कौन आ रहा है? तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे पांचवें स्टेप पे वैल्यू कौन सी आ रही है? तो ये अगली वाली वैल्यू 13 आ रही है। तो यानी कि जो यहाँ पे n की वैल्यू है वो n = 3 आ जाएगा, एक बार जब लूप चलेगा तो। फिर अगली बार n की वैल्यू यहाँ पे 8 आएगी, फिर अगली वैल्यू यहाँ पे n की कितनी आएगी? यहाँ पे आएगी 13। तो आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे लूप में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो इसको अगर मान लीजिए हम ब्रैकेट में कर दें, तो ये शॉर्ट मतलब ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जैसे n प्लस इक्वल टू अगर 5 लिखा है, तो इसका जो फुल होता है उसको हम लोग बोलते हैं n = n+5। तो यानी कि इसके आगे जो लिखा हुआ था 5, उसको n के साथ जोड़ दिया। तो जब इसकी जगह पूरा का पूरा लिखा हुआ है तो n के साथ इसको भी जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n = n + m+2, इस तरीके से होगा। तो n की वैल्यू हमारे पास पहली बार यहाँ पे जब लूप चला था तो कितनी आ रही थी? 3। तो 3 के साथ जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आई? तो m की वैल्यू ऊपर ऑलरेडी दी हुई है 2, और 2 और ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 7 आ गया। तो n की वैल्यू पहली बार आई 7। अगली बार जब निकालेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है? तो यहाँ पे देखेंगे तो n = फिर से वही लिखेंगे m+2। तो यहाँ पे देखेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 8 है, और m की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, 2 इसमें ऐड करना है। तो कितना हो गया यहाँ पे प्लस के साथ? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 8 + 4 कितना हो गया? 12। फिर अगली बार जब यहाँ पे निकालेंगे तो n की वैल्यू 13 है, तो 13 + 2 + 2, तो यहाँ पे कितना आ गया? तो 13 + 4, यहाँ पे आ जाएगा 17। तो सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू आ रही है, वही वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? n की वैल्यू यहाँ पे कंसीडर की जाएगी। तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? तो यहाँ पे आई हुई है 17, तो यहाँ पे 17 ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वी कैन कन्वर्ट numpy array टू द लिस्ट इन पाइथन। यहाँ पे कह रहा है कि numpy array को लिस्ट में किससे कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे लिस्ट के लिए ही एक फंक्शन होता है लिस्ट,
जो लिस्ट मतलब जो भी आइटम्स इसमें दिए होते हैं उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो सारे फंक्शन आप याद रखिए और उनके वर्क क्या होते हैं उनको याद रखेंगे तो ऑप्शन अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा करेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे हाउ वी कैन फाइंड टाइप ऑफ नमपाई एरे। अगर हमको नमपाई एरे का टाइप पता करना हो कि उस वो जो है किस टाइप का एरे है, तब उसके लिए हम लोग यहाँ पे डी टाइप फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी यहाँ पे मैंने अटैच करके रखा हुआ है कितने सारे फंक्शंस होते हैं तो उनको मैं अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है व्हाट इज यूज ऑफ जीरोस फंक्शन numpy एरे इन द पाइथन। तो यहाँ पे देखिए जैसे जो numpy एरे में जो फंक्शन यूज किए जाते हैं तो उसमें जैसे एक एरे फंक्शन होता है, ये एरे को क्रिएट करता है। ठीक है, फिर जीरोस है तो जीरोस का काम क्या होता है कि जो numpy एरे बन रही है उसमें सारे एलिमेंट्स को जीरो से फिल कर दो। अगर वन से लिखा है तो वन से फिल कर दो, इम्पटी है तो इम्पटी रखने दो। ठीक है, और उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे रीशेप कर सकते हैं। मान लीजिए टू डी एरे है तो वन डी बना सकते हैं, टू थ्री डी एरे है तो उसको टू डी बना सकते हैं, या जो भी आपको चेंज करना हो। ट्रांसपोज का मतलब हो गया कि जैसे एरे में अगर मान लीजिए वैल्यू दी हुई है इस तरीके से 2 3 4 5 6 9 या 7 या 9, इस तरीके से वैल्यू जो दी है तो इसको हमको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज का मतलब जो रो वाइज वैल्यू दी गई है उसको कन्वर्ट करके कॉलम में कर दो। तो 2 3 4 ये एक कॉलम में आ जाएगा, जो रो की वैल्यू थी वो कॉलम में आ गई। अगली वाली वैल्यू देखेंगे तो 5 6 7 ये आ जाएगा, फिर 8 9 3 तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो ट्रांसपोज का मतलब हो गया कि अगर जो वैल्यू रो में दी गई है उसको कन्वर्ट करके कॉलम में कर दो। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर ऐड करेंगे तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स दिए गए हैं इनको ऐड कर देगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा तो स्क्वायर रूट, और पावर निकालना होगा तो पावर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे इसी में से एक फंक्शन ये पूछा जा रहा है कि np डॉट जीरोज, यानी कि जो जीरोज फंक्शन होगा वो पूरे के पूरी मैट्रिक्स को या जो भी टू डी एरे के एलिमेंट्स हैं उनको जीरो से फिल कर देगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि which of the following is correct way to import numpy module in your program। तो यहाँ पे कह रहा है कि करेक्ट वे क्या होता है अगर हमको numpy मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे करेक्ट मेथड देखेंगे तो अगर आप लोगों ने numpy एरे को इंपोर्ट किया होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि इंपोर्ट numpy भी करके चला रहे थे, और इम्पोर्ट numpy अगर इसका एलियास हम लोग करते हैं, एलियास का मतलब हो गया कि अगर इसके नाम को छोटा करना है तो हम इस वाले तरीके से भी यूज करते थे। और यहाँ पे फ्रॉम नमपाई इम्पोर्ट स्टार का मतलब हो गया कि अब नमपाई के अंदर जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे इंपोर्ट हो जाए, तो इस तरीके से भी यूज करते थे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट बताना है। तो एक x की वैल्यू दी गई है 15 और y की वैल्यू दी हुई है 12। तो इन दोनों की वैल्यू जो दी गई है तो उसको एंड ऑपरेटर के साथ, देखिए जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है तो कहीं कहीं पे आपको जो है आपने जो पढ़ा होगा उसमें पढ़ा होगा कि एंड की जगह पे एंड पूरा लिखा जाता है, और की जगह पे और पूरा लिखा जाता है, और नॉट की जगह पे नॉट लिखा जाता है। लेकिन इनके सिंबल्स भी होते हैं, तो इनके जो सिंबल होते हैं वो एंड इस तरीके से होगा, और हमारा जो होगा वो इस तरीके से रहेगा, और नॉट जो होगा वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो मार्क होता है उसको नॉट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल भी यूज किया जा सकता है प्रोग्रामिंग में, तो ध्यान रखिएगा इसको भी आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्स एंड वाई, तो उसी तरीके से यहाँ पे सिंबल में इसको लिखा गया है एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई में देखेंगे तो यहाँ पे जैसे 15 और 12 लिखा है, तो अगर एक्स एंड वाई या 15 और 12 लिखा है तो एंड वाले ऑपरेटर में जो राइट साइड वाली वैल्यू होती है वही हमेशा निकल के आएगी। जैसे अगर मान लीजिए हमने कहा कि 10 एंड 8 लिखा है तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये राइट वाली वैल्यू जो होगी वही इसका आंसर होगा, यानी कि 8 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर और ऑपरेटर लगा है तो उसमें लेफ्ट वाली जो वैल्यू होती है वो निकल के आएगी। तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 15 और 12 लिखा है तो 15 और 12 में लेफ्ट वाली वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 12 15 है, 15 आ जाएगा। जैसे 99 और ऑपरेटर 100 लिखा है तो इसमें वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 99 आएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे जब 15 और एंड यहाँ पे क्या करेंगे 12, तो इसमें राइट वाली वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा सी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है, व्हाट इज द करंट सिंटैक्स ऑफ रीनेम फाइल। अब देखिए फाइल हैंडलिंग में जितने सारे फंक्शंस यूज होते हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है।
तो इनको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में अपने। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लोज होता है तो फाइल को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जितने सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, इनके सबके मैंने काम क्या होते हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा कि किसके किसके लिए कौन से सारे फंक्शन यूज होते हैं। इसी में ज्यादा जो फंक्शन पूछा जाता है वो हमारा पूछा जाता है कि रीड लाइन का क्या काम होता है, रीड लाइंस का क्या काम होता है, सीक, टेल और ट्रंकेट, राइट और राइट लाइंस। तो ये सारे जो मैं टिक कर रहा हूँ ये आपके क्वेश्चन जो है मतलब पूछे ही जाते हैं। अब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि मतलब ये क्वेश्चन आपका फाइल हैंडलिंग से नहीं उठ सकता। फाइल हैंडलिंग का जो आपका टॉपिक है वो कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन है, वहां से पूछा जाता है। तो या तो फाइल हैंडलिंग के मोड से क्वेश्चन पूछ सकता है या जो है उनके फंक्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे फंक्शन जो मैंने टिक किए हुए हैं इसको आप लोग मतलब एकदम क्लियर जो है याद कर लीजिएगा। इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन बन सकता है। और ये बाकी के बाकी जो दिए गए हैं इनसे भले ही क्वेश्चन ना बने लेकिन इनसे सबसे आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो जैसे इसी में एक रीनेम जो फंक्शन होता है, तो रीनेम फंक्शन क्या करता है, फाइल का नाम रीनेम करता है। ठीक है, तो उसके लिए जैसे रिप्लेस वाला फंक्शन अभी पढ़ा था हम लोगों ने, रिप्लेस फंक्शन। तो रिप्लेस में क्या बताया था मैंने, पहले ओल्ड कैरेक्टर दिया जाएगा फिर उसके बाद न्यू कैरेक्टर ना। तो ओल्ड कैरेक्टर का मतलब हो गया कि जब हमको पता होगा कि किसको किसके साथ रिप्लेस करना है तभी तो रिप्लेस कर पाएंगे। वैसे ही फाइल में भी अगर बात की जाए रीनेम करने के लिए, तो किस फाइल का नाम चेंज करना है वो पहले हम लिखेंगे ना। करंट फाइल नेम का मतलब जिस नाम से फाइल हमारे कंप्यूटर में एग्जिस्ट कर रही है वो फाइल का नाम पहले देंगे, और उसकी जगह पे नई फाइल का नाम क्या बनाना है तो वो हम बाद में देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे तो पहला ऑप्शन ही क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे इसका क्या आंसर होगा या क्या आपके डाउट्स हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो उसका एक सेपरेट वीडियो बना के वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पे, या आपको उसका आंसर मैं राइट डाउन करके वहाँ पे आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे जैसे अभी मैंने जब फंक्शन बताया था तो फंक्शन में यही तो बताया था कि दो टाइप के फंक्शन होते हैं। यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है और दूसरा हमारा बिल्ट इन फंक्शन होता है। बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन का मतलब पहले से जो यहाँ पे पाइथन की लाइब्रेरी में बना हुआ है, और यूजर डिफाइंड मतलब जो हम यहाँ पे खुद से बनाते हैं। तो यही दो टाइप के तो फंक्शन होते हैं, तो बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड। अगर पीछे अगर आप लोगों ने अभी देखा होगा तो यहाँ पे ऑप्शन देखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे देखेंगे तो जैसे जो x लिखा हुआ है, तो x का मतलब यहाँ पे क्या है, ये हेक्साडेसिमल है। अब हेक्साडेसिमल आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होती है। तो अगर आप लोगों ने पेपर 2 वाला पढ़ा होगा या पेपर फर्स्ट भी पढ़ा होगा, तो उसमें चार टाइप के आपके नंबर्स होते हैं। जैसे एक होता है डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, एक ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल, और एक बाइनरी होता है। तो ये चार टाइप के नंबर आपके कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं। ठीक है, तो इसी में ही एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है जिसकी वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट होती है और 9 तक। तो जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए 9 लिखना है तो 9 ही लिखा जाएगा, 8 लिखना है तो 8 ही लिखा जाएगा। लेकिन इसके आगे जो वैल्यू होगी वो 10 से 15 तक की, वो हम यहाँ पे इन नंबर्स को नहीं यूज कर सकते। इसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं, तो 10 की जगह पे ए लिखा जाएगा, 11 की जगह पे बी, 12 की जगह पे सी, और 13 की जगह पे डी, ई और एफ। इस तरीके से वैल्यू लिखी जाएगी, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और यहाँ पे ये है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू हेक्साडेसिमल में यूज की जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जैसे यहाँ पे 0x a लिखा है, तो 0x a का मतलब हो गया कि यहाँ पे xa मतलब हेक्साडेसिमल में a की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे 10 है तो 10 लिख लेंगे, प्लस लगा है तो प्लस लगा दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे 0xb का मतलब क्या हुआ कि हेक्साडेसिमल में b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 11 है तो 11 लिख दिया। प्लस उसके बाद यहाँ पे oxc लिखा, 0xc लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये c की वैल्यू 12 होगी, तो 12 लिख देंगे। तो इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट वाला नंबर है इनको तीनों को ऐड किए तो यहाँ पे कितना आ गया 3, और 1 1 1 ऐड किए तो यहाँ पे कितना आ गया 3। तो इस तरीके से 33 इसका आंसर होगा, तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हेक्साडेसिमल नंबर कौन से होते हैं और उनमें वैल्यू क्या क्या लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे 10, 11, 12, या तो अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि इस तरीके से वैल्यू होती है,
नहीं तो रिवीजन आप अगर आप करेंगे एग्जाम टाइम पे तो उसको जो है कॉपी में कहीं ये सारी चीजें नोट करते चलिए। ये तो पीपीटी आपको हम जो है, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको इसको मैं पीपीटी दे दूंगा, जो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, और उसके आंसर भी वहाँ पे नीचे अटैच रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो कह रहा है कि एफ पी डॉट सीक फंक्शन। अब यहाँ पे जो सीक फंक्शन होता है, ये जो मैंने फाइल हैंडलिंग के कई सारे मैंने फंक्शन बताए थे, तो उसमें एक सीक फंक्शन भी था और एक टेल फंक्शन भी था ना। टेल फंक्शन और सीक फंक्शन, इन दोनों का काम क्या होता है। जैसे टेल फंक्शन क्या करता है, जैसे अगर मान लीजिए एक फाइल है और उसमें आपने राइट करना स्टार्ट किया, मतलब कीबोर्ड से आप जब लिखते जाएंगे तो एक एक लेटर लिखता जाएगा ना इस तरीके से। तो जब आप एक एक लेटर लिखते जा रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो मान लीजिए कर्सर आपका यहाँ पे पहुंच गया। तो ये जो टेल फंक्शन होता है, वो टेल फंक्शन बताता है कि जो कर्सर है वो कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है। ये क्या करता है, कर्सर की पोजीशन बताता है कि कहाँ पे वो कर्सर एग्जिस्ट कर रहा है। तो कर्सर की पोजीशन कौन बताएगा, तो टेल फंक्शन बताएगा। और जो सीक फंक्शन होता है, ये अगर मान लीजिए कर्सर हमारा लिखते लिखते यहाँ पे पहुंचा है और हमको इस कर्सर को यहाँ पहुंचाना है, इस जगह पे। तो इस जगह पे पहुंचाने के लिए जो हम लोग फंक्शन यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीक फंक्शन। ठीक है, तो सीक फंक्शन जब हम यूज करेंगे तो कर्सर की पोजीशन को चेंज करने के लिए करेंगे। और टेल फंक्शन कब यूज करेंगे, जब हमको कर्सर की पोजीशन जाननी होगी कि कर्सर जो है, जो टाइप करते करते पहुंचा है तो वो कहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। तो ये दो फंक्शन मतलब आप यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग में। तो इसमें जैसे पूछ रहा है कि एफ पी डॉट सी, तो यहाँ पे 10,1 लिखा है, तो यहाँ पे यानी कि 10 कैरेक्टर्स पे उसको जो है पहुंचाएगा। यहाँ पे क्या करेगा ये, 10 कैरेक्टर्स पे पहुंचाएगा। तो देखेंगे तो मूव फाइल पॉइंटर 10 कैरेक्टर बिहाइंड द करंट पोजीशन। अब कह रहा है कि यहाँ पीछे से जो है ये ले जाएगा 10 कैरेक्टर, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। जो कैरेक्टर मतलब यहाँ पे हम एफसी फंक्शन यूज करेंगे तो ये स्टार्टिंग से जो है 10 कैरेक्टर पहुंचाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 10 कैरेक्टर अहेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ फाइल, और उसके बाद मूव फाइल पॉइंटर 10 कैरेक्टर्स बिहाइंड, बिहाइंड वाला तो होगा ही नहीं। मूव फाइल पॉइंटर 10 कैरेक्टर्स अहेड फ्रॉम द करंट पोजीशन। तो करंट पोजीशन से यहाँ पे क्या कह रहा है कि करंट पोजीशन का मतलब हो गया कि उसके आगे 10 कैरेक्टर्स पे पहुंचाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, तो वो डी वाला होगा। यानी कि स्टार्टिंग से हमारा क्या करेगा, ये करंट पोजीशन मतलब 10 कैरेक्टर्स को रीड करके वहां पे पहुंचाएगा, ठीक है। तो अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट मोड टू ओपन अ फाइल फॉर अपेंडिंग। अपेंड करने के लिए ए फाइल ए मोड यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपेंडिंग एज वेल एज यहाँ पे कह रहा है रीडिंग। पूरा क्वेश्चन यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओपन अ फाइल फॉर अपेंडिंग एज वेल एज रीडिंग। तो यहाँ पे जो 77 का आंसर है वो है हमारा ए प्लस। क्यों, क्योंकि ए प्लस का काम क्या होता है कि अपेंड भी करता है, अपेंड भी करना होता है, और यहाँ पे फाइल को रीड भी करना होता है। जैसे ए प्लस अगर आर प्लस यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, रीड एंड राइट, मतलब रीड करेगा और उसके बाद राइट करेगा। और डब्ल्यू प्लस है तो उसका मतलब क्या होगा, तो राइट एंड रीड होगा, राइट एंड रीड, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ए प्लस होगा, जो अभी मैंने पूरा का पूरा एक लिस्ट बना के आप वहाँ पिक्चर अटैच किया हुआ था, उसमें जाके देखा होगा आप लोगों ने, तो सारे के सारे मोड मैंने बताए थे। तो ए प्लस वाले में देखेंगे तो ए प्लस में जो है यहाँ पे रीड एंड अपेंड होगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच मेथड इज यूज टू रीड अ फाइल लाइन बाय लाइन। तो जो अभी मैंने फंक्शन भी जो अटैच किया हुआ था फंक्शन का, जो फाइल हैंडलिंग का, उसमें एक रीड फंक्शन था। तो रीड फंक्शन का काम क्या था कि इसके तीन फंक्शन होते हैं। जैसे एक होता है रीड, तो ये पूरी की पूरी फाइल को रीड कर लेता है। फिर दूसरा होता है रीड लाइन, रीड लाइन होता है, तो ये एक एक लाइन को रीड करता है। और तीसरा फंक्शन होता है रीड लाइंस, रीड लाइंस, ठीक है। तो रीड लाइंस क्या करेगा, ये एक लिस्ट बनाएगा और उसमें एक एक सेंटेंस को वो कॉमा से यहाँ पे लिख देगा। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है दिस इज अ लाइन, दिस इज लाइन, तो ये दिस इज लाइन को एक सेंटेंस मिला, तो एक सेंटेंस को ये क्या करेगा, एक लाइन को एक जीरो इंडेक्स पे रख देगा, फिर अगली लाइन को अगले वाले इंडेक्स पे, फिर अगली लाइन को अगले वाले इंडेक्स पे। लेकिन जो रीड होगा वो पूरी पूरी फाइल को रीड करके बताएगा, और रीड लाइन जो होगा वो वन बाय वन एक एक लाइन को जो है रीड करके बताएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से यहाँ पे पूछ रहा है कि लाइन बाय लाइन कौन रीड करता है, तो रीड लाइन यूज करा जाएगा यहाँ पे फंक्शन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि विच आर द टू बिल्ट इन फंक्शंस टू रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट विच बाय डिफॉल्ट कम फ्रॉम द कीबोर्ड। देखिए यहाँ पे जैसे अगर हमको जो है कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू इंटर करवानी है, तब उसके लिए हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं इनपुट। तो यहाँ पे दो फंक्शन की बात कर रहा है, तो एक तो हमारा इनपुट तो होता ही है, तो पहले तो इनपुट ढूंढ लेते हैं। तो इनपुट यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, लेकिन स्कैन नाम का कोई फंक्शन हम लोगों ने आज तक पढ़ा नहीं था पाइथन में। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा वो यहाँ पे रॉ इनपुट और इनपुट होगा, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन से हम वैल्यू इनपुट कराते हैं, रॉ इनपुट से भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, एंटर करवा सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ टेल। अब जैसे फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो फाइल हैंडलिंग में सीक फंक्शन क्या करता है कि कर्सर की पोजीशन कहाँ रखनी है वो ये ले जाके पहुंचाएगा, और टेल फंक्शन क्या करता है, करंट जो कर्सर की पोजीशन होगी वो बताएगा। तो यहाँ पे टेल मेथड क्या करेगा, तो करंट पोजीशन बताएगा कि कर्सर हमारा कहाँ पे है। तो टेल यू द करंट पोजीशन विद इन द फाइल, मतलब फाइल में कर्सर की पोजीशन कहाँ पे है वो पहला ऑप्शन बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्या कह रहा है, हाउ डू यू क्लोज अ फाइल ऑब्जेक्ट। तो जब हमको फाइल को क्लोज करना होता है तो फाइल ऑब्जेक्ट का नाम एफपी है, तो डॉट क्लोज यूज कर लेंगे तो यहाँ पे क्लोज हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही फाइल हैंडलिंग के मोड वाले क्वेश्चन को कर लिए होंगे, और उसके जो फंक्शन थे, फंक्शन वाले क्वेश्चन को भी अगर आपने किया होगा, नोट किया होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम समझिए इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, व्हाट क्या है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ पाइथन विच वन विल रिजल्ट इनटू द आउटपुट 6। कह रहा है कि आउटपुट 6 कब आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है नेस्टेड लिस्ट का क्वेश्चन है, किसका है, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट को क्या होती है, जैसे लिस्ट होती है, इस तरीके से लिस्ट होती है, तो लिस्ट में जो भी वैल्यू रखी होती है, यहाँ पे 449 लिखा हुआ है, तो इसको अगर किसी एक और लिस्ट में रख देंगे इस तरीके से, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं फिर, इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं या मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर तो नेस्टेड लिस्ट से ही इसको जानते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो कॉमा करके नीचे लाइन बाय लाइन में लिखी हुई है, तो इसको अगर हम इस तरीके से लिख लेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट होगा, उसके अंदर यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, ये आ गया। फिर उसके बाद कॉमा करके यहाँ पे अगली वैल्यू जो रखी गई है वो क्या है, तो 4 है, 5, और अगली वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 है। फिर अगली वाली वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे कॉमा लगा के अगली वैल्यू दी है 7, 8 और 9, ये वैल्यू दी गई है। तो इस तरीके से जो वैल्यू दी गई है, तो अब देखिए जैसे जब हम लिस्ट पढ़ते हैं तो लिस्ट में इंडेक्सिंग कहाँ से करते हैं, 0, 1, 2 इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो बड़ी लिस्ट है, तो उसके लिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, 0 इंडेक्स पे होगा, ये पूरा हमारा 1 इंडेक्स पे होगा, और ये पूरा क्या होगा, तो ये 2 इंडेक्स पे होगा। अब इसके अंदर भी लिस्ट बनी हुई है, तो इसके अंदर 0, 1, 2, फिर अगला इंडेक्स देखेंगे तो 0, 1, 2, फिर अगला इंडेक्स देखेंगे तो 0, 1, 2। तो जब नेस्टेड लिस्ट की हम इंडेक्सिंग करेंगे तो यहाँ पे इसी तरीके से ही ये चलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इंडेक्स। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है कि 6 जब हम आउटपुट हम चाहते हैं 6 क्या आएगा, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए जैसे 6 है कहाँ पे वो पहले देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 ना। तो ये जो 6 लिखा है ये 1 वाले के 2 वाले इंडेक्स पे है। तो इसका मतलब जब 1 लिखेंगे और उसके आगे ब्रैकेट में 2 लिखेंगे तब जाके हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये किस लिस्ट में है, तो ए वाले में है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से जहाँ लिखा होगा तो वहीं पे ही इसका आउटपुट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो 1, 2 कहाँ लिखा है, तो यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में लिखा है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ए और 2 कॉमा 1 लिखा है, तो इस पे वैल्यू क्या आएगी, तो इसका मतलब हो गया कि 2 के 1 वाले इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। यहाँ पे देखेंगे पहले तो 2 के 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, तो 8 है, इसका आंसर 8 आएगा। तो इस तरीके से इंडेक्स वाली वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं, निकालते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, टू रीड 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल वी यूज। यहाँ पे कह रहा है कि
दो कैरेक्टर अगर हमको निकालना होगा किसी फाइल से, तो उसके लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे? तो इन फाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट है, उसके साथ हमको टू कैरेक्टर्स रीड करने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे पहला ही फंक्शन लिखा है, इसमें टू ही लिखा हुआ है और किसी में टू लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। पहला ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट होगा। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं कि थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो वो अपने आप ही उसका क्या ऑप्शन सही होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे कह रहा है कि व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे वो एक एरर यहाँ पे थ्रो करेगा। कह रहा है कि अगर आप कोई फाइल ओपन करते हैं और वो फाइल है ही नहीं, तो एरर दे देगा। अब जैसे अगर हम कहें कि आपको जो है अपने कंप्यूटर में से कोई फाइल ओपन करिए, आपने ढूंढा वहाँ पे कहीं है ही नहीं, तो आप क्या बताएंगे कि वहाँ पे वो फाइल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये सही ऑप्शन है, मतलब सही कह रहा है कि अगर फाइल नहीं होगी तो वहाँ पे एरर आ जाएगी। ठीक है, अगला जो कह रहा है कि व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग, मतलब कोई फाइल अगर हम राइट करने के लिए ओपन करते हैं, तो इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड। अगर वो फाइल नहीं होगी तो नई फाइल क्रिएट कर देगा। तो जैसे डब्लू मोड जब हम यूज कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि अगर फाइल होगी तो उसमें ओवरराइट कर देगा, अगर फाइल नहीं होगी तो एक नई फाइल वहां पे क्या करेगा, क्रिएट करके तब राइट करेगा। ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग, मतलब हम कोई फाइल जब ओपन करेंगे लिखने के लिए, इफ द फाइल एग्जिस्ट, मतलब फाइल वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, देन एग्जिस्टिंग फाइल इज ओवर रिटन। ये तो मैं अभी यहाँ पे बता ही रहा हूँ कि अगर कोई फाइल वहां पे ऑलरेडी है, बनी हुई है, तो उसमें वहां पे क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा डेटा को। तो वहां पे जो है ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच कीवर्ड यूज टू यूज फॉर फंक्शन? यहाँ पे कौन सा कीवर्ड होता है जो फंक्शन के बनाने के लिए यूज किया जाता है? तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डेफ एक कीवर्ड होता है जो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे डेफ लिखा, सम नाम का एक फंक्शन बनाया, दो पैरामीटर लिया और उनको ऐड करके यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो रिटर्न ए प्लस बी, इस तरीके से फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे डेफ फंक्शन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो माई टपल, ये टपल एक बनी हुई है, उसमें टपल में अपेंड कर रहा है 5 6 7। तो यहाँ पे जो है एरर जनरेट हो जाएगी। एरर क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे जो अपेंड फंक्शन होता है, वो अपेंड का काम क्या होता है कि एक एक वैल्यू को अपेंड करना। मतलब अगर यहाँ पे 5 लिखा तो 5 पहले यहाँ पे क्या होगी, 1 2 3 5, यहाँ पे जब वैल्यू ये ऐड हो जाएगी, उसके बाद हम यहाँ पे फिर से अपेंड लिखेंगे, 6 लिखेंगे, तब जाके यहाँ पे वैल्यू ऐड होगी। एक साथ लिख देंगे 5 6 7, तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे डी होगा, यानी कि 86 वाले का यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि एरर थ्रो कर देगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग? यहाँ पे एक्स में एक स्ट्रिंग दी गई है और हर एक स्ट्रिंग में एक एक वैल्यू आई में आती जाएगी। जैसे आई की वैल्यू एक हमारे पास ए होगी, फिर अगली वैल्यू आई की यहाँ पे क्या होगी, बी। ये स्ट्रिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, तो सी आएगी, ये भी एक स्ट्रिंग होगी। और आई की वैल्यू यहाँ पे अगली वाली डी आएगी, तो ये भी स्ट्रिंग होगी। तो हर एक स्ट्रिंग की वैल्यू को अपर में कन्वर्ट कर रहा है। अभी जब मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन बता रहा था तो उसमें स्ट्रिंग के जितने सारे फंक्शंस होते हैं उनको मैंने वहाँ पे क्लिक करके लगाया हुआ था, मतलब पिक्चर को अटैच किया हुआ था कि सारे फंक्शन का काम क्या है। तो अगर देखा होगा तो उसमें इज अपर था और एक अपर फंक्शन था। तो अपर कन्वर्ट कर देता है अपर में, इज अपर चेक करता है कि क्या वो अपर लेटर में है कि नहीं। तो यहाँ पे सारे के सारे जो स्मॉल लेटर में वैल्यूज दी गई हैं उनको क्या करेगा, अपर लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज करेक्ट सिंटैक्स टू प्रिंट द नंबर्स? यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, तो अगर इनको जो है क्या कह रहा है, करेक्ट सिंटैक्स प्रिंट द नंबर्स, अगर इनके नंबर्स को प्रिंट करना होगा, इन वाले नंबर को, मतलब जो केवल लिखा हुआ है 3 4 और 5, इन नंबर को प्रिंट करना होगा, तो उसके लिए करेक्ट सिंटैक्स कौन सा होगा? तो 3 4 आ कहाँ पे रहा है, यही तीनों तो आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, 1 2 3 4 5, इस तरीके से है। तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 से, तो यानी कि 2 से स्टार्ट हो रहा है और 4 पे जाके खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे उल्टा है, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 कॉमा जब हम 5 लिखेंगे, तब ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो 2 3 4 तक चलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए 2 कॉलन हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो 2 3 केवल आएगी, क्योंकि इंड वैल्यू से हमेशा क्या होता है, एक कम तक चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा,
तो 2 से लेके 5 तक का हमारा ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे ए होगा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा क्या होगा, तो 2 इन कॉलन 5 होगा, तब यहाँ पे ये वैल्यू मिल पाएगी हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो क्या है। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू क्रिएट एन एरे ऑफ टाइप फ्लोट। अगर फ्लोट टाइप का एरे हमको बनाना होगा तो उसके लिए जो करेक्ट सिंटैक्स होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है डी टाइप। अगर आपने अभी जब स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए होंगे तो उसमें पूछ रहा था कि अगर किसी का टाइप हमको बनाना हो तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज किया जाएगा, तो डी टाइप यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो 89 का आंसर होगा वो क्या होगा, तो करेक्ट होगा हमारा सी। मतलब एक ये एरे है और इस एरे में सारे के सारे एलिमेंट्स को फ्लोट टाइप का बनाना है, तो फ्लोट टाइप का कब होगा, तो जब यहाँ पे टाइप में लिख देंगे एफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू मैथमेटिकली ऐड द नंबर्स ऑफ एरे वन टू द नंबर्स ऑफ एरे टू। मतलब एरे वन के नंबर को अगर एरे टू से ऐड करना है तो यहाँ पे कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन होता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक मैंने अभी स्टार्टिंग में ही फंक्शन बताया था np डॉट ऐड, है ना। तो np डॉट ऐड लिखेंगे एरे वन और एरे टू, मतलब एरे वन की वैल्यू एरे टू से ऐड करनी है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, 90 वाले का, 290 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जैसे व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ CMP 3,1। अब यहाँ पे देखेंगे तो CMP एक कंपेयर फंक्शन है। CMP का मतलब क्या है, कंपेयर। तो कंपेयर किसको किसको करेगा, तो यहाँ पे जब देखेंगे कंपेयर करने के लिए तो कह रहा है कि अगर यहाँ पे दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो इफ द फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन सेकेंड वैल्यू, अगर पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से ग्रेटर होगी तब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे कह रहा है 1 आएगा। लेकिन अगर दोनों वैल्यू सेम है, जैसे आप 4,4 लिखा है तब इसका आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर जैसे पहली वैल्यू हमारी जो है वो लेस देन है दूसरी वाली वैल्यू से, जैसे 3,1 लिखा है, अगर कह रहा है कि पहली वैल्यू लेस देन है दूसरी वाली वैल्यू से तो वो -1 आएगा। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे 91 वाला जो 291 वाला क्वेश्चन है, तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है इस हिसाब से, क्योंकि कह रहा है कि पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से ग्रेटर है। तो हाँ, 3 जो है वो ग्रेटर है ना 1 से, यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इससे अगर मान लीजिए पूछ लिया अगली बार कि CMP यहाँ पे जो है अगर 4,4 लिखा है तो क्या आएगा आंसर, तो यहाँ पे 0 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिख दिया कि जो है 1,3 आएगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इंपोर्ट numpy एज np। यहाँ पे numpy मॉड्यूल को इंपोर्ट किया गया और np डॉट मिनिमम। अब यहाँ पे कह रहा है कि मिनिमम नंबर फाइंड करना है। तो देखिए मिनिमम नंबर यहाँ पे एरे में कैसे फाइंड किया जाता है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो जैसे यहाँ पे 2 3 4 वैल्यू लिख दिया और अगली जो वैल्यू है वो क्या है, तो यहाँ पे है 1 5 और 2। तो ये जो दोनों की दोनों वैल्यू दी गई है, तो इनकी वैल्यूज को हम इस तरीके से, मतलब इनके इंडेक्स वाइज वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, मिनिमम चेक करेंगे। तो मिनिमम जब चेक करेंगे तो 2 और 1 में कौन छोटा है, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर 3 और 5 में कौन छोटा है, तो 3 छोटा है। 4 और 2 में कौन छोटा है, तो 2 छोटा है। तो यहाँ पे 1 3 2 इस तरीके से ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम वाला तो बहुत ही ईजी है। ऐसे ही मैक्स का पूछ लेगा तो मैक्स वाला दोनों में से ढूंढ के बता देंगे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। जैसे यहाँ पे जो है ये एक हमारा नेस्टेड लिस्ट का एक बना हुआ है लिस्ट, और इसमें पूछ रहा है 1 कॉलन, यहाँ पे जो है वैल्यू दी गई है। तो देखिए जैसे जो नेस्टेड लिस्ट का क्वेश्चन होता है तो इस तरीके से होता है, अभी जैसे बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में। तो 1,2,3 अगर लिखा हुआ है तो ये पूरा किस इंडेक्स पे होगा, ये 0 इंडेक्स पे होगा। फिर अगली वैल्यू जो लिखी हुई है 4,5,6, ये वाला किस इंडेक्स पे है, तो ये 1 वाले इंडेक्स पे है। फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे अगली वैल्यू 7,8,9 है, तो ये किस इंडेक्स पे है, तो ये 2 वाले इंडेक्स पे है। और उसके बाद ये बड़ी वाली लिस्ट जिसके अंदर ये सारे के सारे लिस्ट रखे गए हैं, तो इसके अंदर ये वैल्यूज हैं। तो कह रहा है कि A1, ए नाम की ये लिस्ट है, इसके अंदर 1, तो 1 वाले इंडेक्स का मतलब इसकी बात कर रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि इसमें 0 से लेके एंड तक की जितनी वैल्यू है सब ले आनी है। तो इसमें 0 से स्टार्ट हो रहा है जो, और एंड तक सारे के सारे एलिमेंट्स लाने हैं, तो कौन सी वैल्यू आएगी, 4 5 6। तो यानी पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे इसका आउटपुट बताना, जैसे एक एरे दी गई है
तो 1215 दिया गया है इसमें पहली वैल्यू, और अगले वाले में यहाँ पे वैल्यू दी गई है। तो देखिए जब c इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे a प्लस बी को, तो यहाँ पे जब ऐड होके जो एलिमेंट्स आएंगे, तो जैसे अभी मिनिमम निकाल रहे थे तो इसको इसको चेक कर रहे थे, फिर अगले वाले इसको इसको चेक कर रहे थे, तो वैसे जब ऐड होगा तो ऐड होने के बाद 10 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3, फिर 5 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6, फिर 5 4 को ऐड करेंगे 9, और 8 2 को ऐड करेंगे तो 10। तो ये सी में वैल्यू आ गई, मतलब इसको इससे ऐड करना है, इसको इससे ऐड करना है, ऐसे 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 ऐड कर दिया तो सारे एलिमेंट्स आ गए सी में। तो जब सी में ये आया हुआ है तो अब कह रहा है कि सी इक्वल टू सी की जो वैल्यू है, मतलब ये वाली वैल्यू को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ए की वैल्यू कितनी है 1 2 1 5 और 8, तो इनकी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये जो है ये ए की वैल्यू है, तो ए 1 इंटू 1 कितना होगा 1, 3 इंटू 2 कितना होगा 6, 6 इंटू 1 6, 9 इंटू 5 45, और 10 इंटू 8 तो 80। ये ऑप्शन है कहीं पे? तो यहाँ पे देखेंगे तो ये तो मिल रहा है, ये जो आ रही है वैल्यू, ये अब सी वाली अपडेट वैल्यू हो गई। अब इसमें कह रहा है कि टू इंडेक्स पे क्या आ रहा है, तो जीरो इंडेक्स पे ये है 1 2, तो टू इंडेक्स पे क्या मिल रहा है यहाँ पे 6, तो 6 ऑप्शन में पहला वाला ही दिया है, तो 94 का क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा ये लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे इस तरीके से इसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे अगर हमको ऐड करने मल्टीप्लाई करने इस तरीके से बोला जाता है तो इसको इस तरीके से सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब ये कह सकते हैं कि अब थोड़ा-सा जो है, मतलब जो सिलेबस दिया है तो उसमें केवल बताया है कि numpy अरे में कौन-कौन से फंक्शन होते हैं, कैसे इनिशियलाइज़ किया जाएगा और उसके वहाँ पे इंपोर्ट वगैरह कैसे किया जाएगा, है ना? लेकिन वहाँ पे देखेंगे तो उसके अंदर डिटेल में चीज़ें पूछ रहा है कि numpy अरे के जितने सारे फंक्शंस होते हैं उनके क्या यूज़ होते हैं, है ना? और उसके बाद यहाँ पे उनके इंडेक्सिंग में जो है उसको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद स्लाइसिंग, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। तो आप लोग थोड़ा डीपली उसको अगर प्रिपेयर करके जाएँगे तब जाके आप वहाँ पे अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँगे। नहीं तो जितना सिलेबस पढ़ा है तो केवल वो सिलेबस ही अगर आपने कवर किया हुआ है तो केवल वो पासिंग पासिंग मार्क्स का है कि आप उसको पढ़ के केवल पास हो सकते हैं। लेकिन अच्छे नंबर चाहिए तो थोड़ा डिटेल में आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोर्स के बाद भी जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब जितना टॉपिक दिया है सिलेबस में उसके बाद भी पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। यहाँ पे देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल क्रिएट अ लिस्ट, कौन सा ऐसा कमांड है जो एक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये फंक्शन अभी ये क्वेश्चन जो है अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी आया था कि अगर किसी एरे की वैल्यू को अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो लिस्ट फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे जो है ये ऑप्शन हमारा 95 का करेक्ट हो जाएगा, लिस्ट फंक्शन। और एक चीज़ और देखेंगे तो जैसे यहाँ पे लिस्ट 1 लिखा है तो यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट से भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। लिस्ट 1 वाले में देखेंगे तो इस वाले से भी लिस्ट फंक्शन यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे भी, यानी कि यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला वाला तो सही है, बाकी ये दोनों भी सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। यहाँ पे जैसे एबीसीडी लिखा है तो इसमें कह रहा है कि 2 के आगे सारे लेटर्स चाहिए हमको। ये स्लाइसिंग हो रही है, तो स्लाइसिंग में एक स्टार्टिंग इंडेक्स होता है और एक एंडिंग इंडेक्स होता है। एंड वाला दिया नहीं तो पूरा जाएगा, और स्टार्ट वाला दिया है तो 0 1 2, तो 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा सी और डी, तो सी और डी वाले में ऑप्शन मिल रहा है सी वाला, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ इन्फ। यहाँ पे जो इन्फ लिखा हुआ है ये क्या है, इन्फिनिटी है। इनफाइनाइट जैसे हम लोग बोलते हैं, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि जब हमको सारी की सारी वैल्यू इनफाइनाइट चाहिए होती हैं तब वहाँ पे इन्फी टाइप मतलब यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो है ये इन्फी वैल्यू जो टाइप में यूज़ हो रही है तो वो फ्लोट वाली वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो 97 का आंसर करेक्ट वाला है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउटपुट बताना है। जैसे एक्स एक लिस्ट दी गई है तो ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 वाले इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है। तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 20, x2 की वैल्यू कितनी हो गई तो यहाँ पे हो जाएगी 30, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 50। तो 98 वाले का क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे व्हाट आउटपुट बताना है इसमें भी। तो कह रहा है कि 2 को रिमूव करना है, तो 2 यहाँ पे कहाँ आ रहा है, लास्ट वाले में। तो जब 2 को रिमूव कर देगा तो ये हट जाएगा, तो बाकी एलिमेंट जब बचेंगे तो कितने आएंगे, 5 4 2 3 आ जाएंगे। तो इसमें ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो अब देखिए ये सारे के सारे फंक्शन मैंने
अभी जो पुराने वाले उसमें क्वेश्चन में बताया था तो उसमें मैंने स्ट्रिंग के सारे फंक्शन बताए थे, है ना? तो स्ट्रिंग के सारे फंक्शन मैंने बताए थे। अब यहाँ पे जो बता रहे हैं वो लिस्ट के सारे मेथड हैं। तो लिस्ट के सारे मेथड्स में अपेंड, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, ये सारे के सारे फंक्शन दिए हैं। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि क्या फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है। जैसे लिस्ट जब ये बनी होती है तो उसमें अगर लास्ट में एलिमेंट हमको ऐड करना होता है, तब यहाँ पे देखेंगे तो ऐड एन एलिमेंट, मतलब एक एक एलिमेंट हम लिस्ट के एंड में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए अपेंड फंक्शन यूज किया जाएगा। लेकिन जो दूसरा फंक्शन है काउंट, तो किसी भी एलिमेंट को काउंट करना होगा तब हम काउंट फंक्शन यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो उसको हम चेक करना चाहते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है, तब यहाँ पे क्या लिखते, एक्स डॉट काउंट लिखते, और काउंट फंक्शन बताता कि यहाँ पे कितनी बार वन आ रहा है। वन तो एक ही बार आ रहा है तो एक बताएगा। एक्सटेंड क्या करता है, ये मल्टीपल वैल्यूज को लिस्ट में ऐड कर सकता है। जैसे अपेंड था तो एक एक वैल्यू ऐड कर रहा था, ये जो एक्सटेंड है ये मल्टीपल वैल्यू, मतलब एक ही साथ हम कई सारी वैल्यू को अपेंड कर सकते हैं, यानी कि लिस्ट में ऐड कर सकते हैं लास्ट में। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, किसी भी एलिमेंट का, जैसे यहाँ पे एक्स डॉट इंडेक्स लिखा, एक्स डॉट इंडेक्स यहाँ पे लिख दिया 5, तो 5 का इंडेक्स क्या है, तो यहाँ पे 5 का इंडेक्स 0 है, यहाँ पे 0 बता देगा कि ये 0 इंडेक्स पे है। पॉप क्या करता है, सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को निकाल देता है। तो यहाँ पे रिमूव एंड रिटर्न एन एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स, जो भी इंडेक्स दिया रहेगा या जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा तो उसको दोनों को रिमूव कर देता है। फिर कॉपी, एक नई अगर लिस्ट बनानी होती है तो कॉपी यूज कर लेते हैं। रिमूव, कोई एलिमेंट हटाना होगा तो रिमूव यूज कर लेंगे। रिवर्स, लिस्ट को रिवर्स करना होगा तो रिवर्स यूज कर लेंगे। सॉर्ट, जब लिस्ट को अरेंज करना होगा, मतलब एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होगा तो सॉर्ट फंक्शन यूज कर लेंगे। तो इससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे देखिए एक इंडेक्स फंक्शन पूछा है ना कि एक्स डॉट इंडेक्स में वन का इंडेक्स क्या है, वन यहाँ पे है, वन का इंडेक्स क्या होगा, तो 0 1 2 3 4, यहाँ पे इंडेक्स इसका क्या है, तो 4 है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन मैंने 50 क्वेश्चन को अभी यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जो ओ लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा जो 12th क्लास में है। 12th क्लास में भी सीबीएसई बोर्ड में पाइथन यूज़ होता है, तो वहाँ पे भी एमसीक्यू के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी हैं, तो आपके साथ नॉलेज में जो 12th क्लास के बच्चे हों या ओ लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हों, तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय बाय।